जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। यूपी पुलिस और एग्जाम के लिए दोस्तों आज ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी एसआई और यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है। ज़्यादातर मैंने यूपी एसआई के क्वेश्चन उठाए हैं ताकि दोस्तों यूपी एसआई के बहुत क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में रिपीट होते हैं, चाहे वो हिंदी हो गया, जीएस हो गया या कोई भी सेशन हो गया। ठीक है, तो ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन और इसमें हम लोग विश्व ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वहाँ से जितने भी 25 क्वेश्चन में से आप देखेंगे कि ज़्यादा पूरी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका आप लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार के रेगिस्तान है। अफ्रीका में जो कालाहारी मरुस्थल पड़ता है वो किस प्रकार का मरुस्थल है, आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा है, कालाहारी जो है उपोष्ण कटिबंध में आता है। कालाहारी, अगर कालाहारी मरुस्थल की मैं बात करता हूँ अफ्रीका में, तो दोस्तों ये आपको 3 देश देखने को मिलते हैं। बोत्सवाना सबसे ज़्यादा जो इसका विस्तार है वो बोत्सवाना में। कहाँ पर दोस्तों, बोत्सवाना में। उसके बाद दोस्तों नामीबिया पड़ता है, नामीबिया के बाद थोड़ा जो इसका हिस्सा है वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। ठीक है, यह और ये उष्ण कटिबंध मरुस्थल में आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, यहाँ से तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी बोलेंगे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की अगर मैं मैप की बात करता हूँ तो इस तरीके से इसका मैप आ जाता है। ठीक है, और इस तरीके यहाँ पर आपका साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है और ये कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, यहीं से नीचे मकर रेखा जाती है और यहाँ से आपकी जाती है विषुवत रेखा और बीच में पड़ता है। और इस क्षेत्र को आपको पता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, सॉरी उपोष्णकटिबंधीय बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वाला हो जाता है और जो इस तरीके की बेल्ट होती है ये उपोष्णकटिबंधीय में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर अगले का देखेंगे, राइट आंसर क्या होगा। क्या निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है। देखिए उष्णकटिबंधीय की अगर मैं क्षेत्र की बात करता हूं तो मैं अगर आपको बताऊं ये आपका ग्लोब मान लिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री रेखा, इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, ये आपकी 0 डिग्री रेखा हो जाएगी। ठीक है, उसके नीचे आपका मकर रेखा होती है, ये कौन सी रेखा हो जाएगी, मकर रेखा हो जाएगी। ऊपर आपकी जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ऊपर बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री क्या हो जाएगी, मकर रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है जो उष्णकटिबंधीय होता है, ये पूरा जो क्षेत्र होता है दोस्तों, ये वाला पूरा क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आता है, किस कौन सा आता है, ये उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, ये आपकी कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा, इन दोनों के जो मध्य आता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और यहाँ पर वर्ष भर तापमान जो होता है, वर्ष भर तापमान क्या होता है, तापमान अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और तापमान अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती, क्या होगी है, वर्षा भी अधिक होती है। याद रखें, यूपी कांस्टेबल में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए क्या विश्व में किस देश को सीलोन कहा जाता है। बोलेंगे सीलोन किस देश को कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीलोन किस देश को कहा जाता है। राइट आंसर याद रखेंगे, सीलोन जो है वो श्रीलंका को बोला जाता है। क्या बोलेंगे, श्रीलंका को बोला जाता है सीलोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए क्या डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं। ये सभी दोस्तों यूरोप महाद्वीप के देश हैं। किसके हैं, यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं, यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। याद रखेंगे किस महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। किनको क्या बोला, नीदरलैंड नहीं, यूरेशिया नहीं, इनको स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन देश बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इनको स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में, ये उत्तरी यूरोप वाले भाग आते हैं। याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया है और ये हिंद महासागर में देखने को मिलता है। कहाँ पर दोस्तों, ये हिंद महासागर में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये मूंगे का प्रवाल द्वीप होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो वर्षा करते हैं वो कौन से बादल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा स्त्री बादल जो होते हैं, वर्षा स्त्री बादल ये सबसे ज़्यादा वर्षा करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पिग्मी निवासी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो पिग्मी जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, पिग्मी जनजाति। ठीक है, पिग्मी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। पिग्मी जनजाति मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों, मध्य अफ्रीका में पाई जाती है, मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। अगर आपसे स्पेशल देश पूछा जाए तो ज़्यादातर जो देश है वो कांगो वाली घाटी में देखने को मिलते हैं। तो कांगो, आप अगर ऑप्शन में कांगो हो तो आप उसे लगा सकते हैं। किसमें, अगर कांगो ऑप्शन में हो तो लगा सकते हैं, क्योंकि कांगो की जो घाटी है वहाँ पर ये ज़्यादातर इनको देखने को मिलते हैं, कांगो वाली घाटी में। ठीक है, और विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
और इनकी जो सबसे छोटी पिग्मी जनजाति जो सबसे छोटी ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं, सबसे छोटी इनकी लंबाई होती है, ठीक है। सबसे छोटे होते हैं, याद रखेंगे। एक मिनट दोस्तों, क्या होते हैं? सबसे छोटे होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये विषुवतरेखी प्रसिद्ध बोल सकते हैं, विषुवतरेखी प्रदेश में बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है जनजाति, आपको बताना कौन सा कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट निवास करती है, आपको बतानी कौन सी जनजाति है। कह रहा जब पृथ्वी पूर्व की तरफ घूमती है तो पूर्व की जगहों का स्थानीय समय क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके थोड़े कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो आपको अगर इनमें कॉन्सेप्ट है तभी आप लगा सकते हो। देखो, जब पृथ्वी पूर्व की ओर घूमती है, कैसे पूर्व की ओर घूमती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होगी। जो पश्चिमी इनका जो समय होता है, पूर्वी जगहों का जो स्थानीय समय है वो पश्चिमी स्थानीय समूह की जो जगह है उनसे क्या होता है? आगे होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? रटा क्वेश्चन होगा आपको। अल्फ्रेड वेगनर, क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी दी थी, याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने बताया था कि एक मतलब गोंडवाना लैंड गया ऊपर, पहले पेंथालासा था, उसमें पेंचिया था, फिर पेंथालासा का पानी भरा था, ऊपर अंगारा लैंड गया, गोंडवाना लैंड गया, बीच में टट्टिस सागर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इन्होंने बताया। जब हमें टाइम मिलेगा ज्योग्राफी को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्या कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न तट हैं वो किसमें पाए जाते हैं? द्वीप पाए जाते हैं, बताएंगे। मतलब क्या होता है? तटीय प्रदेश होते हैं, तटीय प्रदेश, उनमें मतलब ये बताना है ये तटीय प्रदेश किसमें, निमग्न जो द्वीप होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाए? निमग्न जो तट पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो निमग्न तट पाए जाते हैं वो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। किसमें? प्रशांत महासागर पर पाए जाते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं निमग्न तट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा गालापागोस द्वीप एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में? देखो, अफ्रीका महाद्वीप, अगर मैं अफ्रीका नहीं, माफ़ी चाहूँगा, दक्षिण अमेरिका का अगर मैं महाद्वीप का मैप बनाता हूँ तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप आएंगे, ये पतला आ जाएगा, ये बहुत बढ़िया नहीं बन पाएगा, लेकिन आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जो रेखा देखने को मिलती है, विषुवत रेखा, यहाँ से आपकी निकल जाएगी विषुवत रेखा, और यहाँ पर एक इक्वाडोर पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है? इक्वाडोर पड़ता है, इक्वाडोर यहीं पर पड़ता है, और इक्वाडोर के बिल्कुल इस तरफ आपको देखने को मिलता है गालापागोस द्वीप, ठीक है। कौन सा? गालापागोस द्वीप। और ये कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, और पश्चिमी हिस्से में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है, याद रखेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस महाद्वीप में मूल निवासियों को माउरी कहते हैं? ये माउरी जनजाति के लोग हैं और बहुत फेमस है, माउरी जनजाति के लोग, ये बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में सीधे टपके हैं, तो याद रखेंगे। ये आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, यानी कि ओशनिया महाद्वीप में देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ओशनिया महाद्वीप भी बोला जाता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले देखने को मिलते हैं क्षेत्र में। और एक जनजाति माउरी क्या है? एक जनजाति, सीधे क्वेश्चन बनेगा माउरी क्या है, तो क्या बोलेंगे? जनजाति क्या है? ये जनजाति देखने को मिलती है। नेक्स्ट, क्या अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? रटा होगा आपको। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? तो विंसन मौसिफ, ऑप्शन डी, विंसन मौसिफ जो है ये सबसे ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, याद रखें, सबसे ऊंचा विंसन मौसिफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस नदी को सुक्कुर बैराज स्थित है? किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? सुक्कुर बैराज ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा 100%, क्योंकि ये भारत में पड़ता नहीं है, याद रखेंगे। सिंधु नदी पर पड़ता है, सिंधु नदी पर, और ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया, हालांकि पुराना है लेकिन यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे ये ब्रिटिश काल में निर्मित है, सुक्कुर बैराज, और सिंधु नदी पर पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां पर भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? ठीक है, दो बिंदु होते हैं, एक अधिकेंद्र होता है और एक होता है मतलब जो आपका जहां पर से निकलता है, एक अधिकेंद्र होता है और एक और गुरुत्व केंद्र होता है। दो प्रकार के केंद्र आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक होता है उद्गम केंद्र, ठीक है, तो राइट आंसर इसका अवकेंद्र बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखो, जहां भूकंप के द्वारा ऊर्जा निकलती है वह स्थान भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं, इसे फोकस कहलाता है, और इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, भूकंप में कितनी प्रकार की आपको पता है? भूकंप में 3 प्रकार के कंपन होते हैं, 3 प्रकार के। जो सबसे पहले तरंगे निकलती हैं उन्हें प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सबसे पहले तरंगे निकलती हैं उन्हें प्राथमिक तरंगे, फिर आती हैं द्वितीयक तरंगे, फिर आती हैं लव तरंगे, इन्हें एल तरंगे या लव तरंगे कहा जाता है। जो सबसे बाद में आती है सबसे घातक होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर
पंपास जो है देश में समशीतोष्ण घास के मैदान, देखो जो घास के मैदान है वो बहुत मुझे, जैसे पंपास की बात करता हूँ, अगर स्पेशल देश पूछा जाए तो अर्जेंटीना लगाएंगे। कहाँ पर? अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना में इनका ज़्यादा विस्तार है, लेकिन अर्जेंटीना ना होकर इसमें महाद्वीप दे दिया है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप याद रखें। पंपास कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। जैसे और की मैं बात करते, एक ऑप्शन और क्वेश्चन आगे दिया, उसमें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये है प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ है? तो प्रेरी कहाँ पर? उत्तर अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में हमने पंपास देखा। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में आप वेल्ड देखेंगे। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका जो, वहाँ पर वेल्ड देखेंगे। एशिया में ही आपको ये एशिया में वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर आपको स्टेपीज देखने को मिल जाए। स्टेपीज ये आपके इधर रूस वाले क्षेत्र में स्टेपीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। डाउन्स अगर पूछा है, डाउन्स, ये डाउन्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और घास के मैदानों की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखेंगे लानोस। लानोस बहुत इंपॉर्टेंट है। लानोस जो घास के मैदान है, ये कहाँ पर? ये वेनेजुएला में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर दोस्तों? वेनेजुएला में देखने को मिलते हैं लानोस घास के मैदान, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लानोस कहाँ आपके मिलेंगे? आपको याद रखना वेनेजुएला में। डाउन्स हो गया। कैंटरबरी एक याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि गेहूं के मैदान के लिए भी जाना जाता है। कैटरबरी का मैदान बहुत फेमस है, कैटरबरी का मैदान। और कैटरबरी के जो घास है ये न्यूजीलैंड में। कहाँ पर दोस्तों? न्यूजीलैंड में कैटरबरी का मैदान पाया जाता है, याद रखेंगे। कहाँ पर दोस्तों? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और स्टेपीज ये पश्चिमी रूस और मध्य एशिया वाले क्षेत्र में, और वेल्ड आपको अफ्रीका में बता चुका हूँ। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान बताना है, कौन सी एक रूपांतरित चट्टान हो जाएगी। तो याद रखेंगे रूपांतरित चट्टान की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखेंगे रूपांतरित चट्टान कौन सी हो जाएगी, बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा रूपांतरित चट्टान। क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी सिनाइट। सिनाइट क्या है? रूपांतरित। देखो रूपांतरित चट्टान क्या होती है? एक होती है आग्नेय चट्टानें, एक क्या होती है? आग्नेय चट्टानें, और एक होती है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें, ठीक है। और इन्हीं का निक्षेपण होता है, कटान चट्टान होता है, और उसी के बाद क्या होती हैं? आपकी बनती हैं रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानों की अगर और उदाहरण, जैसे ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है। ग्रेनाइट क्या है? एक रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है। ग्रेनाइट क्या है? एक रूपांतरित चट्टान है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेनाइट हो गया, ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है। और स्लेट भी बहुत पूछा जाता है। ये भी आपका संगमरमर भी पूछा जाता है। संगमरमर भी याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके क्या है? ये सब आपके क्या बोलेंगे? ये आप सब रूपांतरित चट्टान। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये अगला, क्या किम्बरले हीरे की खानें निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाई जाती हैं? किम्बरले बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत राजधानी जो है वहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन किम्बरले कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है किम्बरले की खानें, ठीक है। और हीरे के लिए जानी जाती हैं, याद रखेंगे, हीरे के लिए। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? जीवाश्म, देखो जीवाश्म जो क्या होते हैं, देखो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, आग्नेय चट्टानें लावा से मिलती हैं। किससे? आग्नेय जो चट्टानें हैं वो लावा से मिलती हैं। इनमें अवसाद नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप ही समझिए, जहाँ पर दोस्तों लावा होगा, आग निकलेगी, वहाँ पर जीव जंतु रह नहीं पाएंगे। जब जीव जंतु नहीं होंगे तो वहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जो आपकी अवसादी चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें जो होती हैं, ये दोस्तों कैसे? मटेरियल, नदी का बहाव आता है, नदी अपने साथ बहाव लाती है। समुद्र से जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र की चीज़ें अंदर आती, बाहर आती, तो वहाँ से भी जीवाश्म आते हैं। तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं, और इनको परतदार सेल भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानों को परतदार, क्योंकि ये परत के रूप में, अच्छा नदियाँ आई, नदी मान ली इस तरीके से आई और इस तरीके से गिरी, तो इस तरीके से जब नदी आती है तो यहाँ पर गिरेगी, फिर इस तरीके से आपकी फिर आगे गिरी, तो ये परत बन जाती है अवसादी चट्टानों की। इसलिए अवसादी चट्टानों को दोस्तों परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। और ये जीवाश्म युक्त होती हैं, इनमें जीवाश्म बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, हाँ याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भूमध्य सागरी वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं? भूमध्य जो सागरी वन्य, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भूमध्य सागरी और भूमध्य रेखीय, इनमें अंतर है। क्योंकि भूमध्य सागर जो है वो आपको उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में देखने को मिलता है। जो बीच वाला क्षेत्र है वो आपको भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र तो पूरा पृथ्वी का आधा जो बीचों बीच वाला भाग है वो आपको कौन सा है? वो आपका पूरा भूमध्य रेखीय भाग है। तो इनमें अंतर होता है, याद रखेंगे, भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, भूमध्य सागरीय वन्य जो झाड़ियाँ होती हैं वो जाहिर सी बातें गर्म शीतोष्ण होगी। कैसे? भूमध्य सागरीय बोल रहा है तो गर्म होती है, क्योंकि वहाँ पर गर्म क्षेत्र पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद महासागर में कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा टफ पूछ लिया। अगर आपका दिमाग चलेगा तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। देखो कैसे लगा पाएंगे, आपने
क्या पढ़ा होगा। इधर अगर मैं इस तरीके से अफ्रीका को थोड़ा बनाता हूँ, ये आपके अफ्रीका हो जाएगा, ये मान लिया मैंने अफ्रीका है, ठीक है। ये आपका यूरोप है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर ये आपको भूमध्य सागर देखने को मिलता है, भूमध्य सागर, ठीक है। और यहाँ पर जो पड़ता है ये आपकी एशिया पड़ता है, इस तरीके से ये आपका एशिया है, ठीक है, ये एशिया है। यहाँ पर जो सागर है ये वाला, इसे हम लोग लाल सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये लाल सागर है, लाल सागर। और लाल सागर कहीं ना कहीं ये हिंद महासागर का भाग है, इधर हिंद महासागर है, ये आपका अफ्रीका है। और ये क्या है, ये भूमध्य सागर है। ये क्या है दोस्तों, भूमध्य सागर। मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा दूर बन गया, इस तरीके से बिल्कुल सपटा हुआ है। ये जो आपको नहर देखने को मिलती है, ये नहर, ये जो नहर है इसे हम लोग बोलते हैं स्वेज नहर। क्या बोलते हैं इसे स्वेज नहर बोला जाता है। और बहुत बेहतरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहर है एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके व्यापार की दृष्टि से भी। स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्वेज नहर पूछिए किसको किसको जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, और अफ्रीका को एशिया से अलग भी करती है, याद रखेंगे। स्वेज नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लेकिन अगर लाल सागर भाई, क्योंकि हिंद महासागर का भाग है इसलिए इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, स्वेज नहर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कृत्रिम रूप से, क्या बोला, कृत्रिम रूप, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रूप से बनाई गई है भैया, कृत्रिम रूप से नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ भूमध्य सागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, कांस्टेबल में पूछा गया 2013 और यूपीएसआई 1999 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे। तो पेंगुइन पक्षी आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे, सी राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट ये लीजिए, कह रहे दुनिया का कुल टिन का 2/3 भाग कहाँ से आते हैं। देखो टिन उत्पादन में ये आपसे कुल मिलाकर पूछा, टिन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है। 2016 की अगर रिपोर्ट की माने, 2016 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो जो नवीन आंकड़े हैं उनके अनुसार चीन जो है, चीन वो टिन के उत्पादन में नंबर 1 पर, टिन जो चीन है, चीन वो नंबर 1 पर, ठीक है, चीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन किए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। कितने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं, और ये भी बताएं कि आपको ऐसी सीरीज लगातार चाहिए नहीं। मैं लगातार आपको जीएस हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैं लगातार क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो पाए, ठीक है। और लगातार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ज़रूरत है आपको उसको लगातार जुड़ने की और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने की। जल्दी आपका एग्जाम होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।